सो हेलो गाइस, क्या आप भी टॉप करना चाहते हो, क्लास 10th में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो? तो मैं आपको एक बेस्ट सजेशन देना चाहता हूं जिससे आप आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर आप जो है टॉप कर सकते हो। आपके जो क्लास 10th में नंबर हैं बिल्कुल बढ़ जाएंगे। जैसा एक टॉपर के नंबर आते हैं जैसे 95 प्लस 90 प्लस, वैसे ही आपके भी नंबर आ सकते हैं। अगर आपको मैं जो सजेशन दूंगा वो उसे अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कर लेते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो 101% आपके नंबर आएंगे। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास 10 मैथमेटिक्स के 2022 और 2023 के जितने भी सेट हैं उन सभी को कर डालिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 2024 बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको पता ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे। अब जब आपने क्वेश्चन आपको पता है तो आप कर दोगे, फिर सही कर दोगे, फिर नंबर को काटेगा आपके, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। फिर जब भाई आपने सब कुछ सही कर दिया है फिर नंबर कैसे कटेंगे? कहीं नहीं कटेंगे और आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। 90 प्लस स्कोर होंगे, 85 प्लस आएंगे, 95 प्लस आ जाएंगे, जैसे आपने किया होगा, है कि नहीं? तो अगर 2022 और 23 के कर लेते तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये अपने दिमाग में बैठा लो, याद रखिएगा। मैं हमेशा से ऐसा ही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है? चलिए, आज हम आपको 2022 का सेट 6 बीए बताने वाले हैं और 2022 से पहले के जितने भी सेट हैं उन सभी को करा दिया है। 2023 के जितने सेट हैं उनको भी बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही आसानी से पढ़ाया है, ठीक है? आज भी बहुत ही आसानी, अपनी आसान भाषा में, अपनी बिल्कुल हिंदी भाषा में समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। हमसे बोला गया मूलों का योग निकालना है हमें। चलो भाई देखो, हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है? एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो हमें दी गई है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया गया है। देखो, मूलों का हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देखो, मूलों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। मूलों की जगह पर आप शून्य समझ सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर शून्यों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन मूलों का योग भी होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है? मूल भी वही शून्य की होते हैं यार, ठीक है? तो मूल मान लीजिए इसके अल्फा और बीटा हैं, इसके अल्फा और बीटा, क्योंकि आप जब इसके गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो इसके दो मूल आएंगे, अल्फा और बीटा आएंगे, ठीक है? अल्फा और बीटा ही आएंगे। तो अल्फा मान लो पहला शून्य का और दूसरा शून्य का बीटा है, तो उनका योग बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। तब ए बी कहाँ से मिलेगा? ये वाला यहाँ से मिलेगा। देखो, ये पहला वाला ए होगा और ये बी होगा और ये वाला सी होगा, ठीक है? अब देखो, अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, माइनस है तो माइनस बी कितना है अपने पास? माइनस का 3 है। देखो यहाँ पर माइनस का 3, तो लिख दो। ए कितना है अपने पास? 5 है। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो, माइनस माइनस प्लस और 3/5। तो ये हमारा आ गया। देखो, मूलों का जो योग आया है वो आया है 3/5, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत ही आसान था। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, कह रहा है कि 3 कोट ए बराबर 4 तो सेक ए क्या होगा? सबसे पहले आपने प्रश्नावली जो 8.1 पढ़ी है उसको याद कीजिए। उसमें क्या था कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होते थे तो आप पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाते थे। आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा अभी, ठीक है? और इसकी मान लीजिए भुजाएं ए बी सी हैं, ठीक है? और बताइए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा बटे में लिख लो। देखिए, कोट ए को यहीं पर रोकिए, बराबर 4 है और ये 3 गुणा में इधर आएगा, बटे में आ जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि कोट ए बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार ऊपर वाला यानी कि ये होगा, नीचे वाला लंब है तो नीचे वाला लंब ये होगा। आधार कितना है? 4 है और लंब कितना है? 3 है। तो कर्ण पता नहीं, पता करना पड़ेगा। पाइथागोरस लगा दो, पता चल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, है कि नहीं? ये लंब है, ये आधार और एक कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए देखिए पाइथागोरस क्या कहती है कि पाइथागोरस कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अपने पास AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब अपने पास 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार अपने पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है? चलिए, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 4 16। तो AC स्क्वायर बराबर इन्हें आप जोड़ दो तो 25 आएगा। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा 25 के ऊपर। तो AC बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। कहने का तात्पर्य AC बराबर 5, यानी कि ये जो है ये 5 है। हमसे बोला गया था सेक ए का मान निकालना है, तो अब निकल आया है। देखिए, सेक ए बराबर क्या होता है? LAL बटे कक्का। यहाँ पर कोस होता है, कोस का उल्टा सेक, यानी सेक यहाँ पर होगा, यानी कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार होगा। देखो, कर्ण कितना है अपने पास? 5 है, बटा आधार कितना है अपने पास? 4 है। तो 5/4 आंसर होगा। समझ गए? बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा।
5/4 इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 को हल कीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमको दो समीकरण दी गई हैं, दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। x - y = 2 ये पहली इक्वेशन है, मान लो पहली समीकरण है ये, और जो दूसरी है वो x + y = 2 है, इसे सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड समीकरण मान सकते हो। उसके बाद आप अगर जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और x का मान मिल जाएगा, अगर घटाएंगे तो ये कट जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो आप जोड़ो या घटाओ कुछ भी कर सकते हो। तो मैं जोड़ देता हूँ, तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड से जोड़ने पर, देखो जोड़ जैसे जोड़ में लिखते हो ना, वैसे जोड़ में इसे लिख दो ऊपर नीचे और जोड़ लगा करके जैसे करते हो। देखो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, x हो जाएगा 2x और 2 2 4 हो जाएगा, इसे आप गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। तो x का मान 2 आ गया और x का मान मिल गया, तो y का निकाल सकते हो किसी भी समीकरण में। तो लिख दो x का मान, समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हो सेकंड में भी रख सकते हो, तो मैं सेकंड में रखता हूँ, ठीक है। आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सेकंड है आपके पास x + y = 2, ठीक है। x कितना है 2 आया, हमारे पास 2 आया कि नहीं आया, y = 2, तो y बराबर अपने पास 2, प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, देन y बराबर आ जाएगा 0। तो x का मान आएगा 2, y का मान आएगा 0, ठीक है। तो यही इसका हल होगा। तो x = 2, y = 0 ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक क्या प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। चलिए देखो माध्य कैसे निकलेगा। 1 से 9 तक की पहले संख्याएं लिख लो, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं 1 से 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपकी संख्याएं हैं। हमें इनका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपको पता ही होगा। क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। देखो माध्य, माध्य हमको यहाँ से मिल जाएगा बराबर आंकड़ों का योग, ये आंकड़े दिए गए हैं तो इनका योग, योग का मतलब जोड़, तो इन्हें जोड़ में लिखो, +5 +6 7 8 और 9, ठीक है। आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं अपने पास, 9 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 गिनेंगे 9 आएगा। तो हमारे पास देखो इन्हें जोड़ लो, 2 और 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 बटा 9 × 45, यानी कि हमारे पास जो आया है आंसर वो आएगा 5। ये माध्य आ गया, 5 आ गया, ठीक है। चलिए हो गया, इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां, कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है तथा माध्य का 20 है तो बहुलक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है, दिया गया है, गिवन दैट, इसलिए गिवन दैट यहाँ पर जो माध्य दिया गया है वो 20.5 है, माध्य बराबर दिया है 20.5, ठीक है। और माध्यिका या माध्यक बोलो, ठीक है, माध्यक या माध्यिका एक ही होता है। माध्यिका जो दी गई है वो दी गई है 20, ठीक है। तो हमको निकालना है बहुलक। बहुलक क्या होगा, देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक में से अगर आपको दो चीज़ें दी जाएं और तीसरी चीज़ पूछी जाए तो एक सूत्र लगा दीजिए। जैसे कि अभी हमको क्या है, माध्य और माध्यक दिया गया, बहुलक पूछा गया है। कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको माध्यक दे दे, बहुलक दे दे और आपसे माध्य पूछे, या माध्य दे दे, बहुलक दे दे, आपसे माध्यक पूछे, मतलब किसी भी तरीके से दो चीज़ें देगा और तीसरी चीज़ पूछेगा। तो आपको फार्मूला देख लीजिए क्या लगाना है। देखो फार्मूला आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ये इसी सिचुएशन में करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि भैया जब आपको 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें दी जाए और तीसरी पूछी जाए तब आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए अब मैं जो है नेक्स्ट पेज में आपको इसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बहुलक मिल जाएगा हमें 3 माध्यक, माध्यक कितना है अपने पास 20 है, ठीक है, दिया गया है ये तो हमको। माध्य, माध्य कितना दिया गया 20.5 दिया गया, यानी 20.5 है। देन आप इसको सोल्व कीजिए, 20 × 60 हो जाएगा और इसे 2 × 5 = 2 दूनी 4 2 दूना 4 41। देन आप घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 10 में से गया 9, 4 1 5 19, कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 है तो AP तथा PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज हमको चित्र में दिया गया है। चलिए देखिए, पहले तो चित्र को बनाएंगे, उसके बाद इसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, इसमें पहले त्रिभुज बना लो जो दिया गया है। सबसे पहले एक त्रिभुज है अपने पास। ठीक है, त्रिभुज ABC बताया गया है यहाँ पर। ABC त्रिभुज है और एक PQ रेखा है। ठीक है, जो BC के समांतर है। ये PQ है, देखो ये PQ है, ये किसके समांतर है? ये BC। ये PQ BC के समांतर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखो दिया है और क्या निकालना है, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। जस्ट ऑब्जेक्टिव में इसको बता नहीं रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको जल्दी जल्दी बता दूँ, नहीं, मेरा उद्देश्य आपको डीपली बताना। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आगे से आ जाए तो आप कर लें। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हमको दिया गया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें बताया गया है कि PQ अनुपात BC, ये अनुपात का साइन होता है बेटा, बराबर दिया गया 1:3। ठीक है, ये चीज़ हमको दी गई है। ठीक है, समझिए बात को। देखिए इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर आप देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ PQ अनुपात को हटा लेंगे तो बटा ये BC बराबर 1, ये अनुपात को हटा लेंगे तो बटा लगाओ 3। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मान लो समीकरण पहली। ठीक है, चलो अब चूंकि आप देखेंगे PQ क्या है? BC के समांतर, ये हमें बताया गया है। तो PQ जो है वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। समांतर का साइन लगाओ BC के। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर ऐसा कभी होता है कि भैया ये वाली रेखा इसके समांतर हो तो थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर ये इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AP बटा AB बराबर होगा AQ बटा AC। इसलिए बाय थेल्स प्रमेय, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय कहेगी कि AP बटा AB बराबर AQ बटा AC। ठीक है, चलिए देखो इसका जो टोटल दिया गया हमें ना, इसका टोटल जो दिया गया है वो 1/3 दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो AP है। ठीक है, AV, अब देखो AB पूरा है, ये पूरे की जगह पर मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB, क्योंकि आप इतना आप लिखेंगे तो कोई मान में फर्क पड़ेगा ही नहीं। AV है ना, पूरा AV, ये कब मिलेगा? जब आप AP प्लस PB करेंगे। तो AP प्लस PB इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ। ये हमें दिया गया है AQ। अब ऐसा करोगे नहीं तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर AP PB चाहिए, देखो AP PB चाहिए अपने को, क्या निकालना है यार? ऐसे लिख लो, निकालना है, मैंने तो लिखा ही नहीं। AP और PB का अनुपात पूछा गया। क्या पूछा गया? AP और PB का अनुपात हमसे जो है पूछा गया है। ये क्या होगा? ये B बना हुआ है। ठीक है, समझ जाइए। तो इसकी तो अभी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तो इसे हटा दीजिए। अब इसके साथ जो है, इसके साथ इसको बराबर डाल दीजिए। देखो AP बटा AP प्लस PB बराबर 1/3, इसको आप इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3AP बराबर, इसकी इधर करा देंगे तो AP प्लस PB आ जाएगा। एंड आप इसको इधर लाएंगे जब तो हो जाएगा 3AP प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में अपने पास PB है। और 3AP से 1AP चला गया तो बचा 2AP बराबर, ये एक हमारे पास है 1PB है। ठीक है, तो देखो हमको बताया गया अनुपात में लिखना है। ठीक है, तो अनुपात में इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो AP बटा PB बराबर आप लिख सकते हो 1/2। देखो एक की यहाँ पर PB से गुणा होगी तो आ जाएगा 1PB, 2 की AP से गुणा होगी तो 2AP, वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AP, ये इसकी जगह पर अनुपात, PB बराबर 1, इसकी जगह पर अनुपात 2, तो ये हमारा जो है आंसर आएगा। AP अनुपात PB पूछा गया था जो कि 1:2 के बराबर होगा। ठीक है, AP अनुपात PB कितना होगा? 1:2 होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आने के इसके हाईली चांसेस हैं बेटा। ठीक है, चलिए 1:2 आया। ठीक है, तो 1:2 यानी कि जिसका इसका ऑप्शन C है बिल्कुल सही है, 1:2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 27, 23, x - 4, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान क्या होगा? बताओ कितना दे दिया इन्होंने और पूछा गया है माध्य। चलो कोई बात नहीं, इसे कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ हमें आंकड़े दिए गए हैं जिसको आपको ऐसे लिख लेना है। 27, 23, ठीक है, x - 4, x - 4, x + 4, 15, 3, 7, ठीक है, का
माध्य। ठीक है, इसका माध्य भी हमको बताया गया है 15 है, तो हमको x का मान निकालना है। सिंपल सी बात है, इसका माध्य 15 दे दिया, ये x हमको निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले तो। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या देखो माध्य कितना है हमारे पास 15 है। आंकड़ों का योग, कितने आंकड़े हैं इनका योग कर दो, जितने भी हों इतने हैं तो इनको योग यानी जोड़ में लिख दो। 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 और प्लस 3 प्लस 7। बहुत इन्होंने ज़्यादा दे दिया है। और आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अपने पास आ जाएगा 15, इन्हें आप जोड़ेंगे तो 7 3 10 50 ही आएगा ना, 50 आ जाएगा। और x हो जाएंगे 3x, ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो माइनस के 4 हमारे पास आए। और 7 3 10 और 10 में 15 जोड़ दो, 10 20 25। ठीक है, और बटे में अपने पास है 8। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करते हैं। 15 बराबर देखो 50 में से 4 गए, बचे कितने हमारे पास 46 बचे। और 46 में जो है 25 को ऐड कर देना है, 5 6 11 2 2 4 4 5 6 1 7, यानी कि 71 ही आएगा ना। हाँ 71 आएगा अपने पास। और हाँ प्लस का 3x भी तो बाकी है ना, यहाँ पर 71 आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर 3x तो लिखे ही नहीं, ये 3x भी हैं। और यहाँ पर कितना 8 है। इसके बटे में कुछ तो 1, इसकी पहले इसकी इधर करा दो गुणा, तो हो जाएगा 71 प्लस 3x 15 के यहाँ पर इसकी गुणा करा देंगे ना इसकी इससे, तो 8 पंजे 40, 8 ही कम 8 9 10 11 12 120। तो हो जाएगा देखो 3x बराबर 120, प्लस का 71 इधर का माइनस का 71 हो जाएगा। आप यहाँ से घटाएंगे तो 10 में से 1 गया बचा 9। ठीक है, और यहाँ पर बचे 11 7 3 10 4 49। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 49/3। तो 3 कम 3 तिछा 18 3 3 9, मतलब 16.3 कुछ आएगा। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 16.3। तो इसका उत्तर जो होगा वो आएगा 16.3 लगभग। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा सही है भाई, इसमें 15 दिया गया है, 6 दिया गया, 7 दिया, 8 दिया गया है। तो इन्होंने ऑप्शन जो है शायद कुछ गलती कर दी है। यहाँ पर जो 15 है ना 15, तो इसकी जगह पर इन्होंने 15 की जगह पर आपका जो होगा वो 16.3 होगा। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, इनसे छपने में थोड़ी गलती हो गई है, 15 की जगह पर 16.3 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन है, आराम से करेंगे इसे। देखो क्या है, यहाँ पर एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है भैया, इसकी ज़मीन तो होगी, ये ज़मीन पर खड़ा है, तो ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितनी है भैया 20 मीटर है भैया। देखो 20 मीटर, इसकी छाया कुछ इस तरीके से होगी। देखो इसकी छाया, देखो मीनार है तो मीनार की छाया ये है, यहाँ तक मान लो छाया यहाँ तक है, तो मीनार की छाया की लंबाई 20√3 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20√3 मीटर है। ठीक है, चलो हमसे बोला गया है कि उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य यहाँ पर है तो इसके साथ जो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर कितना बनेगा, तो मान लेता हूँ इसका कोण जो है थीटा है, इसका जो कोण है वो थीटा, यही हमको निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। चलो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो आप इसमें tan ले लो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। देखो tan थीटा कितना है बेटा, थीटा तो हमको निकालना ही है। लंब अपने पास लंब कितना है 20 है, बटा आधार कितना है 20√3 है, तो 20 कम 20, यानी कि हमारे पास जो आएगा tan थीटा बराबर 1/√3। देखो अब tan थीटा बराबर tan में 1/√3 किसका मान होता है, ये होता है हमारा tan 30 का। tan से tan कट जाएगा, देन हमारे पास जो थीटा आएगा वो आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 30 आएगा, उन्नयन कोण कितना आया 30 आया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 डिग्री बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवा है, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। नवा क्वेश्चन, ठीक है, नवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं और उनका माध्य दिया गया है। ठीक है, माध्य हमको दिया गया है 45.65 किलोग्राम। ठीक है, हमें भारों का योग निकालना है, तब भारों का योग निकालना है क्या होगा।
मतलब आंकड़ों का योग निकालना है, सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले माध्य आया तो माध्य का फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। देखो माध्य, माध्य कितना दिया गया अपने पास 45.65 है, और आंकड़ों का योग, आंकड़ों की जगह पर भारों का योग लिख दो क्योंकि योग है ना, तो भारों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कितने आदमी हैं भैया, 10 आदमी है, ठीक है। तो इसके पॉइंट में कुछ नहीं, तो 10 पॉइंट काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। देन हमारे पास जो आएगा ऊपर को इससे भाग दोगे ना तो कुछ आंसर आएगा यहाँ पर 10 चौको 40, 10 चौको 40 हो जाएगा ना, और 5 5 56, 10 पना 50, 50 और 6 65, 10 चंगा 60, 10 पना 50 बराबर भारों का योग। ठीक है, तो हमारे पास जो आया है वो आया 456.5 किलोग्राम। ठीक है, किसमें आएगा, किलोग्राम में आएगा। तो इसका आंसर जो है 456.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। चलो इसे यहाँ पर बता देता हूँ मैं, 10वां क्वेश्चन है। देखो एक द्विघात समीकरण दी गई है 2x² - 5x, ठीक है, -5x + k = 0। ठीक है, के मूल कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो k का मान पूछा गया है, ये k ना, k कितना होगा। अच्छा देखो मूल कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। अच्छा मूल बराबर है, इसका मतलब जो d होगा वो 0 होगा। d का मतलब विविक्त कर, विविक्त कर कैसा होगा, 0 होगा। जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्त कर यानी d कितना होता है, 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो d होगा, विविक्त कर होगा, वो 0 होगा। तो आप d बराबर फॉर्मूला जानते हैं, b² - 4ac होता है। देखो d कितना है, 0 है। अब a b c कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। अगर आप देखें तो a और b और c, ठीक है। तो b कितना है हमारे पास, -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4a 2 है और c k है। ठीक है, तो 0 बराबर ये हो जाएगा 5 × 25 और 4 दूना 8 k। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 बराबर 8 k, और 25 गुणा में है 8, इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो k बराबर आ जाएगा हमारे पास 25/8। भाग देना चाहो तो दे दो, बाकी यहीं पर छोड़ दिया गया इन्होंने। 25/8 जो है ना, k का मान कितना आएगा, 25/8, यानी कि जो इसका ऑप्शन, हाँ ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 270 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 270 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे वो हमको बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 270 है। ठीक है, 270 का पहले गुणनखंड करो। ठीक है, 270 का गुणनखंड, तो 270 को सबसे पहले आप 2 से काटेंगे, 2 × 2 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, और 3 से काटेंगे तो कट जाएगा ना, 3 × 4 = 12 और 1 13, 3 × 5 = 15, और 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 4, 3 × 5 = 15, और काटिए 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो हमारे पास देखो 2 कितनी बार आया, 1 बार आया। जितनी बार आया उतनी घात लगा दो, तो 2 की पावर 1। 3 कितनी बार आया, देखो 3 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, तो 3 घात हो जाएगी। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 5 की घात, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो आएगा इतना। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही होगा कौन सा, इसका, हाँ इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। 10 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, और 2 की पावर 1 लगाओ, अन्यथा ना लगाओ, बाकी उतना ही लिख सकते हो। ठीक है, 2 खाली लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के मूल्यों का योगफल तथा गुणनफल 2, 5 है, ठीक है, तो बहुपद क्या होगा। ये क्वेश्चन मजेदार है। ठीक है, ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, देखो मूलों का योगफल, मूलों या शून्यकों, ठीक है, मूलों या शून्य को, मूल और शून्य एक ही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए मूलों का योग हमें दिया गया है, ऐसे लिखो, दिया है। मूल और शून्य कैसे होते हैं, एक ही होते हैं। देखो दिया गया है मूलों का योग, मूलों का योग हमको दिया गया है, कितना दिया है भाई, 2 दिया है। मूल अल्फा बीटा मान लो, क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है हमें 2। ठीक है, और भी दिया गया, गुणनफल भी तो दिया गया ना मूलों का, तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अच्छा दिया गया है ना यहाँ पर, तो
मूलों का गुणनफल दिया गया है 5, ठीक है। अच्छा, मूल हमने कौन से माने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा कर दो, अल्फा गुणा बीटा बराबर 5 दिया गया, ये चीज़ हमको दी गई है। हमसे बोला गया बहुपद, क्या पूछा गया है, बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, देखो जब आपको मूलों का योग दे दे या शून्यकों का योग दे दे, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल दे और आपसे बहुपद पूछे, द्विघात बहुपद पूछे, तो आपको एक फार्मूला लगाना है। देखो द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा, हाँ एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा ये होता है। देखो यहाँ से अब यहाँ पर रख दो मानों को, अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 2, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ ये वाला ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रेखीय समीकरण युग्म, 2 रेखीय समीकरण उसको हल करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ हमको 2 रेखीय समीकरण दी गई हैं, x प्लस 2y बराबर 4 दिया गया है, ठीक है, ये मान लो पहली समीकरण है, और दिया गया है हमको 2x, ठीक है, 2x प्लस 4y बराबर 5, ठीक है, ये सेकंड समीकरण, हमको इनको हल करना है। देखो हल कब करोगे, जब ये वाला जो है x होगा इसके बराबर हो जाएगा, या y को बराबर कर दो या x को बराबर कर दो। देखो इस वाले में सेकंड समीकरण में यहाँ पर 2x है, यहाँ पर केवल 1 है, तो इसमें 2 से गुणा करके बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट में आप 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो घटा करके जो है कट जाएंगे और y का मान निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कीजिए, तो लिख दो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर देखो यहाँ पर 2 से करेंगे गुणा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 दूना 4y बराबर 2x प्लस 2 दूना 4y बराबर 2 चौको 8, समीकरण बन गई थर्ड। और आप सेकंड से थर्ड को घटा देंगे, समीकरण सेकंड से थर्ड को जो है घटा दीजिए। सेकंड हमारे पास है 2x प्लस का 4y बराबर 5, थर्ड हमारे पास अभी बनाई मैंने ये है, और देखो घटाओगे तो ये सब कुछ कट जाएगा, यानी कि इसके हल कोई हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं है कि नहीं, दोनों कट जाएंगे फिर तो घटाने पर, तो फिर इसका कोई हल है ही नहीं, ठीक है। समझ गए बात को, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए 14 क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर माध्य है तो a25 माइनस a21 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कैसा है भाई, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर है, अरे सार्वंतर तो दिया ही नहीं इन्होंने, अरे सार्वंतर नहीं दिया तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर जो है सार्वंतर दिया गया ही नहीं, तो फिर कैसे निकाल पाएंगे, तो ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका जो है पता नहीं क्या होगा, गलत ये दिया है। अगला देखिए 15वां कह रहा है कि बिंदुओं a इतना b इतना के मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हमें, मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो कैसे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है, देखो 2 बिंदु दिए गए अपने को, यहाँ पर a मान लो यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो सपोज करो ये a है और ये b है। देखो यहाँ पर जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 2, a जो दिया गया है वो 2,4, a है, a के निर्देशांक 2,4 हैं और b के निर्देशांक जो बेटा हैं वो है हमारे पास 6,4। इसके और इसके मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीच में, इसके कदम बिल्कुल बीच में यहाँ पर होगा, ठीक है, तो इसके निर्देशांक हमको मान लो ये p है, इसके निर्देशांक हमको निकालने हैं। सपोज करो यार ये x होगा और ये y होगा, मतलब ये पहला यहाँ पर कोई भी हो सकता है और y की जगह पर भी कोई हो सकता है नंबर, तो हमको ये वाला जो है निकालना है, ये वाला बीच वाला। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का यहाँ पर फार्मूला लगाओ, तो ऐसे लिख लो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला से, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र से, देखो सूत्र लगाइए, देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपको निकालने हैं, ये वाला यहाँ पर निकालना है, तो फार्मूला होता है, देखो x निकालने के लिए x बराबर होता है फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, और y वाला बराबर, अगर y निकालना है तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। ये x1 y1 कहाँ से मिलेंगे, देखो यहाँ से मिलेंगे, ये चीज़ आपको मिलेगी यहाँ से, ये पहला वाला x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। चलो ये x मिल जाएगा यहाँ से, आप देखें तो x1 कितना है हमारे पास 2 है और x2 कितना है 6 है बटा 2। अब y में भी देख लो ऐसे ही, y1 कितना है अपने पास 4 है और y2 कितना है, y2 भी 4 ही है, तो x बराबर देखो 6 2 8 हो जाएंगे बटा 2 और y बराबर 4 4 8 बटा 2, 2 चौको 8 2 चौको 8, यानी x बराबर 4 है और y बराबर भी 4 ही है,
तो कहने का मतलब हमारा जो निर्देशांक आएंगे, निर्देशांक आए जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं, हमने क्या माना था, एक्स कामा वाई माना था ना, ये वाला एक्स कामा वाई, तो एक्स की जगह पर 4 आया और कामा है तो कामा, वाई की जगह पर भी 4 आया, तो कहने का मतलब 4 कामा 4 आएगा फिर। ठीक है, चलिए इसका जो ऑप्शन बी है 4 कामा 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में यदि चित्र में डी समांतर है बीसी के तो एक्स का मान क्या होगा, ये चित्र दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कर ही लोगे इसको। देखो क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, एक त्रिभुज है इसमें, और इसमें डी जो है बीसी के समांतर है, ये डी है, यहाँ पर ये बी सी और ये ए है। जो डी ये वाली रेखा है इस बी सी के क्या है, समांतर है। यहाँ पर हमको दिया गया है x+3, यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है वो दिया गया है 3x+19, 3x+19, और जो यहाँ से यहाँ तक है ये x है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 3x+4, ये हमें x निकालना है। तो देखो चूंकि डी जो है समांतर है बीसी के, अच्छा ये जो है इसके जो समांतर होते हैं तो थेल्स प्रमेय लगती है, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, थेल्स प्रमेय, इसलिए थेल्स प्रमेय से ये वाली इसके समांतर यानी इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, AE बटा EC। अब मान रख दो यहाँ पर और सोल्व करके आंसर निकाल दो, x का मान मिल जाएगा। देखो AD कितना है अपने पास, x+3 है, और DB कितना है अपने पास, 3x+19 है, और AE कितना है अपने पास, x है, EC कितना है, 3x+4 है। देखो इसकी इधर पहले कराएंगे तो इसकी पहले इधर करा दो, इसकी फिर इधर करा देंगे। x की इधर होगी तो 3x², x की 19 से होगी तो हो जाएगा 19x। ऐसे इधर कराएंगे 3x की पहले इससे कराएंगे तो हो जाएगा 3x², 3x की इससे होगी तो हो जाएगा 3 × 9x, प्लस 4 की इधर कराएंगे तो हो जाएगा 4x, 4 की 3 से कराएंगे तो 4 × 12। अब यहाँ से आ जाएगा 3x² प्लस का 19x, और बराबर देखो 3x², 9 और 4 13x, प्लस का 12 बराबर में कुछ तो है ही नहीं भाई। देखो 3x², बराबर को हटा दीजिए तो इधर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो ये जगह माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, बराबर में 0 पहुंच जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे इसको। देखो ये प्लस माइनस में कट जाएगा, 19x है, यहाँ प्लस का 19x है, 13x तो घट जाएगा, तो कितने बचेंगे, 6 16 6 बचेंगे ना, 6 7 8 9, हाँ 6x बचेंगे, और यहाँ पर माइनस का 12 है, बराबर में 0, कहने का तात्पर्य 6x बराबर हमारे पास 12 पहुँच जाएंगे, तो 6 दूना 12, कहने का तात्पर्य x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए x बराबर आ गया 2, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट। कहाँ पर है भाई, क्वेश्चन में कितना आ गया अपने पास, 6 दूना 12, यहाँ पर तो ऑप्शन में कहीं पर शो नहीं कर रहा है भाई, तो कहीं पर लगता है गलती हो गई क्या, कहीं पर गलती तो हो नहीं सकती है, कैसे हो सकती है गलती। ये मैंने x+3 बटा 3x+19 बटा x, और ये 3x+4 था। चलिए ठीक है, और यहाँ पर हमने इसकी इधर करा दी 3 3x², 3 × 9, तो ऐसा है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गलत दिया है भाई, गलत दिया है, फिर से गलत दिया इन्होंने, यहाँ पर 2 दिया ही नहीं है इन्होंने। ठीक है, तो 16वें का इसमें देखते हैं कौन सा है, इसका 16वें का जो है ऑप्शन इन्होंने डी बता रहे हैं ये, तो डी यहाँ पर देखो भाई, देखो सही से, यहाँ पर आपको दिखाऊँ मैं फैक्ट क्या है, देखो सही से देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए 4 दिया और इन्होंने डी भी 4 दे दिया, ऐसा होगा यहाँ, ऐसा हो सकता है। देखो ए यहाँ पर 4 देंगे और डी हो सकता है इन्होंने 2 दिया हो, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर तो 4 हो नहीं सकता, आगे इनसे दोबारा तो नहीं दे सकते, तो इसका मतलब यहाँ पर जो अपना होगा यहाँ पर 2 होगा, 4 की जगह पर 2 होना चाहिए था, इन्होंने गलती से 4 लिख दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अच्छा भैया, एक वृत्त है तो उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो आप। देखो एक मैंने वृत्त खींचा, अब इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। देखो इसमें तो भाई अनंत खींच सकते हो, जितनी मर्जी हो उतनी खींचो भाई, जितनी मर्जी हो उतनी खींच लो, इसमें तो कोई उसकी वो कंपटीशन है ही नहीं, तो अनंत खींच सकते हो। कितनी खींच सकते हो, अनंत, मतलब अनेक खींच सकते हो यार। तो कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त से आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो।
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 58 कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलो दिया गया है हमको 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो चलो यहाँ से देखो 9 क्या है भाई क्वेश्चन में यहाँ पर 9 है, ठीक है 9, तो 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का यहाँ से चला गया तो बचा 10 स्क्वायर ए। देखो 9 है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है 1, तुम्हारा आ जाएगा 9 एकम 9, क्योंकि ये जो है ये चीज़ जो है ये वाली ये 1 के बराबर होती है तो इसकी जगह पर पूरे 1 लिख देंगे 9 एकम 9। तो इसका जो ऑप्शन 9 यानी ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक साल में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। एक साल में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको कराते हैं। सबसे यहाँ पर बोला गया एक साल में, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर रविवार होने की प्रायिकता पूछी गई है, ठीक है। एक साल में रविवार होने की प्रायिकता है, एक साल में 53 रविवार होने की प्रायिकता, ये चीज़ हमसे जो है पूछी गई है। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें अगर, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में होते हैं भैया 365 दिन, यही तो होता है ना, एक साल में 365 दिन होते हैं। बाकी आप 365 को ऐसे लिख सकते हो 364 प्लस 1 दिन। अब देखो यहाँ पर 364 में होंगे 52 सप्ताह, यानी कि 52 रविवार। कितने होंगे 52 रविवार। यहाँ पर जो है 52 रविवार प्लस 1 ये एक्स्ट्रा रविवार है, तो यही हमसे पूछा गया, ये वाला ना, ये वाला 1 रविवार, यही वाला हमसे पूछा गया है। ये 52 तो होते हैं, आपको पता ना एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। ये एक्स्ट्रा जो है बन रहा है, तो एक्स वाला ये बन वाला जो है ये 1 रविवार होने की प्रायिकता पूछी गई है, कि एक सप्ताह में 1 रविवार होने की प्रायिकता पूछी गई है आपसे। चलो प्रायिकता देखो क्या होगी, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम। देखो 1 बटा कुल परिणाम, एक सप्ताह में, देखो एक सप्ताह में, यानी कि एक सप्ताह में आपसे पूछा गया रविवार होने की प्रायिकता, तो संभव परिणाम तो 1 ही होगा बटा कुल परिणाम। कुल कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में, 7 होते हैं, तो कहने का मतलब 1 बटा 7 हमारा आंसर आएगा। अब ये मत लिख लीजिएगा कि भैया नीचे 365 लिख दें, ये लिख दें, वो लिख दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 364 जो है ये 52 सप्ताह होते हैं, तो एक्स्ट्रा अलग है। हमसे पूछा गया ये एक दिन जो बचता है, अगर आप देखेंगे तो 365वां दिन आएगा, वो रविवार से स्टार्ट होगा, और रविवार यहीं से हमसे सप्ताह पूछा गया ये वाला 53वां, क्योंकि आपसे कौन सा पूछा गया ना 53वां। अगर 52वां पूछता, ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते थे, लेकिन 53 यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। समझे बात को, नहीं समझे, 53 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हमसे पूछा गया था 1 रविवार संभव परिणाम 1 हो जाएंगे बटे कुल, तो एक सप्ताह में होते 7 दिन, तो 7 बटे में कुल हो जाएंगे। समझे बात को। हाँ अगला देखिए, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बताया गया 20वां लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं। यदि कोण A बराबर 57 है और कोण D बराबर 75 है, तो 75 डिग्री है, तो कोण F कितना होगा। देखो 2 यहाँ पर त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। हमारे पास क्या है, 2 त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ABC त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पर और है, वो DEF है, ठीक है, वो क्या है DEF है। मान लो यहाँ पर D होगा, यहाँ E है और यहाँ पर F है। देखो बेटा यहाँ पर हमें बताया गया है, चूंकि दिया है कि कोण A बराबर दिया गया है 57 डिग्री, और जो कोण D है वो हमको दिया गया 75 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि कोण जो F है वो कितना होगा, यहाँ पर जो कोण है वो कितना होगा, वो चीज़ आपसे पूछी गई है। देखो ये चीज़ कैसे निकलेगी, सबसे पहले समझो बात को। कोण 57 है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बन रहा है 57 डिग्री, ठीक है, और जो D यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 75 डिग्री। आप जानते हैं कि कैसे दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज समरूप। अब समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर 2 त्रिभुज हैं वो समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर 57 बन रहा है तो यहाँ पर भी 57 ही बनेगा, यहाँ 75 बन रहा है तो यहाँ पर भी 75 बनेगा। हमसे पूछा गया ये वाला कोण, तो ये वाला कोण इस त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज EDF में देखो यहाँ पर, इसमें आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। क्योंकि आपको 2 कोण पता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ का कोण प्लस ये वाला कोण, यानी कोण
प्लस कोण एफ कोण डी प्लस कोण एफ बराबर क्या होगा 180 होगा। देखो कोण ई कितना है हमारे पास 57 है, 57 डिग्री, और कोण डी कितना है 75 डिग्री, प्लस कोण एफ बराबर 180। ठीक है, अब इन्हें आप जोड़ेंगे तो 5 7 12, 7 5 12 और एक 13 132 प्लस कोण एफ बराबर 180। ठीक है, तो कोण एफ बराबर हो जाएगा 180, 132 इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो कोण एफ बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो 8 15 13 14 15 यानी कि 48। ठीक है, 48 आएगा ना, हाँ 48 आएगा। ठीक है, तो कितना आया 48 डिग्री आया। तो कोण एफ जो आया है वो 48, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा ना वो 48 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जिसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले पार्ट 2 में हम इसके विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न हैं 2 4 6 नंबर वाले इन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो अगर आप मिस कब नहीं करेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत ही बढ़िया है, आप जो है हर वीडियो को जो है आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आपने चैनल नहीं अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको वीडियो हो सकता है बहुत ढूंढने पर भी ना मिले, है कि नहीं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारा नहीं आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा है, हमारा तो ऐसे ही थोड़ा बहुत, लेकिन आपका हमसे ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।